हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रस्ट की एनालिसिस करने का सेकंड मेथड, जिसका नाम है मेथड ऑफ सेक्शन, या इसे एक नाम से और जाना जाता है मेथड ऑफ मूवमेंट्स। तो इस मेथड में किस प्रकार से हमें पूरे ट्रस्ट की एनालिसिस करनी होती है। सबसे पहले ये समझेंगे कि इस मेथड को हम यूज़ कब करते हैं। इस मेथड का यूज़ तब होता है कि जब हमारे पास एक बड़ा ट्रस्ट हो जिसमें नंबर ऑफ जॉइंट्स और नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत ज़्यादा हो और हमें पर्टिकुलर मेंबर्स में ही फोर्स निकालना हो। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि मान लीजिए हमारे पास एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है जिसमें लगभग 500 जॉइंट्स हैं और हमें जो 250, 251 और 252 जॉइंट पर मेंबर जुड़े हुए हैं वहाँ पर हमें उन मेंबर्स में फोर्सेस निकालने हैं। तो यदि आप किसी भी तरफ से उसकी एनालिसिस शुरू करेंगे, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, तो आपको लगभग 250 फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ेंगे यदि आप मेथड ऑफ जॉइंट को अप्लाई करते हैं। लेकिन इस मेथड के द्वारा डायरेक्ट उन्हीं मेंबर्स में फोर्स निकल करके आएगा जिसमें आपको निकालना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस मेथड के पहले स्टेप्स सीखेंगे कि स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद उन स्टेप्स का यूज़ करके ये जो न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि उसमें था मेथड ऑफ जॉइंट में कि फाइंड द रिएक्शंस एंड एंगल्स, इसमें भी आपका वही है, लेकिन वहाँ पर एक्सेप्ट कैंटिलीवर टाइप ट्रस्ट था, लेकिन इसमें आप डायरेक्टली सभी में आपको रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है। अब रिएक्शंस निकालने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, तो हमारी जो एनालिसिस है वो भी थोड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि सिग्मा x0, सिग्मा y0, सिग्मा m0 लगाना पड़ता है हमें। तो हमेशा जो मेथड ऑफ सेक्शन में जो बड़े ट्रस्ट मिलेंगे आपको, वहाँ पर रिएक्शंस एक और प्रकार से निकाली जा सकती है, जिसे हम कहते हैं विजुअल मेथड या डायरेक्ट मेथड। और उसमें क्या करना पड़ता है हमें कि हम अपने ट्रस्ट को देखेंगे कि यदि हमारा ट्रस्ट सिमेट्रिकल है, लेकिन सिमेट्रिकल कैसे होना चाहिए। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द शेप, एंड नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द लोड्स। क्या मतलब है इसका। शेप का मतलब है कि यदि आप अपने ट्रस को बीच में से काट दें तो वो दोनों तरफ मिरर इमेज बननी चाहिए, एक समान दिखाई देना चाहिए। तो जैसा कि आप इसे देख सकते हैं, तो ये यदि आप यहां से H से इसको काट देंगे तो दोनों तरफ आपको एक सा नजर आएगा। लेकिन दूसरी वाली जो सिमेट्रिकल, जिसके लिए हमें देखना है कि लोड के अकॉर्डिंगली सिमेट्रिकल है या नहीं है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान से समझिए सभी स्टूडेंट्स इसको, कि जो मिडिल पॉइंट है जहां से हम काट रहे हैं, यहां पर जो लोड है, यदि ये ऑड नंबर्स हैं तो ये वाला लोड अलग भी हो सकता है। मतलब यहां पर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम 1000 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, और इस पॉइंट से जो पहला पॉइंट राइट में और जो पहला पॉइंट लेफ्ट में है, इन दोनों पर भी सेम लोड होना चाहिए। सपोज 500 का है, इस पॉइंट से राइट में सेकंड पॉइंट पर और लेफ्ट में सेकंड जॉइंट पर, दोनों पर लोड समान होना चाहिए। मान लीजिए यहां पे 300 है तो यहां पर भी 300 ही होना चाहिए, और ऐसे ही यहां पर मान लीजिए 200 है तो यहां पर भी 200 होना चाहिए। तो यदि ऐसा है कि हमारा जो ट्रस है वो अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिकल है, अकॉर्डिंग टू द शेप एंड अकॉर्डिंग टू द लोड्स, और हमारे यहाँ तो सारे 10-10 किलो न्यूटन के हैं, तो हमारा जो ट्रस है वो अकॉर्डिंग टू द शेप एंड अकॉर्डिंग टू द लोड दोनों के अकॉर्डिंगली सिमेट्रिकल है। तो ऐसे केस में हम रिएक्शंस डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारी रिएक्शन जो होगी वो टोटल लोड का आधा आधा हो जाएगी। तो आप यहां पर रूलर सपोर्ट की जगह
रिएक्शन लगा सकते हैं RO, और यहां पर दो रिएक्शन लगेंगी क्योंकि हिंज सपोर्ट है RA और HA। तो HA निकालने के लिए तो आप सिग्मा x बराबर 0 कर देंगे तो HA बराबर 0 हो जाएगी, लेकिन आप RA और RO निकालने के लिए आप लिखेंगे एज द गिवन ट्रस इज symmetrical according to the shape and load both. So RA equals to RO equals to टोटल लोड हो गया 70/2, 10 + 10 + 10 7 टाइम्स है तो 70/2, तो ये हो गया आपका 35 किलो न्यूटन। अदरवाइज यदि सिमेट्रिकल नहीं है, शेप के अकॉर्डिंगली सिमेट्रिकल है और लोड के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो हमें फिर अपने पुराने मेथड को यूज करना पड़ेगा, सिग्मा x0, सिग्मा y0 और सिग्मा m0। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्शंस, लेकिन रिएक्शन निकालने का यहाँ पर आपको एक और तरीका बताया गया सिमेट्रिकल। यदि आपका ट्रस है तो आप डायरेक्टली टोटल लोड को आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों तरफ। दूसरा आपका है जो मेथड ऑफ जॉइंट में था कि उसमें सभी मेंबर्स में आपको टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स मार्क करना था, लेकिन यहां पर केवल उन मेंबरों में टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स मार्क करना है जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है, या जो आगे आने वाली जो स्टेप है सेक्शन लाइन के द्वारा कट किए जाएंगे। तो मार्क टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेस इन दोज मेंबर्स in which forces are to be calculated, जिनमें हमें फोर्सेस को फाइंड आउट करना है। तो हमें निकालने हैं FH, HG और GI। तो FH, HG और GI, तो हमने इन तीनों में टेंसाइल फोर्स मार्क कर दिया, और टेंसाइल फोर्स की नोटेशन आपको पता है, दोनों एरो सेंटर की तरफ लगेंगे। तो सेकंड स्टेप जो है वो मेथड ऑफ जॉइंट का और इसका हल्का सा डिफर है, इसमें केवल उन्हीं मेंबरों में लगाना होता है जिसमें हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है तीसरा स्टेप, ड्रॉ ए सेक्शन लाइन। अब आपको एक सेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है। ये सेक्शन लाइन आप कितने भी मेंबर्स को काटते हुए ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अननोन केवल 3 होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि ड्रॉ ए सेक्शन लाइन थ्रू any number of members but unknown should be less than or equal to 3। आप यदि मेथड ऑफ जॉइंट को देखेंगे तो वहां पर अननोन जो थे वो जॉइंट पर 2 अननोन होने चाहिए थे, क्योंकि वहां पर हम एक जॉइंट की एनालिसिस कर रहे थे, और जॉइंट मतलब एक पॉइंट है, और एक पॉइंट पर हम केवल सिग्मा x0 और सिग्मा y0 कर सकते हैं। तो वहां पर अननोन की वैल्यू 2 या 2 से कम थी, लेकिन यहां पर क्योंकि हम मूवमेंट भी ले सकते हैं तो हमारे पास 3 इक्वेशंस बनेंगी, सिग्मा x0, सिग्मा y0, सिग्मा m0, और उसी की वजह से यहां पर अननोन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 तक हो सकती है। और
जो सेकंड है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए, मेथड ऑफ सेक्शन के लिए, कि सेक्शन लाइन should separate the given truss in two parts। मतलब उस सेक्शन लाइन के द्वारा जो आपका ट्रस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाना चाहिए। शुड सेपरेट कर लीजिए, या यहां पर आप डिवाइड कह लीजिए कि उस लाइन के द्वारा आपका जो ट्रस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ये तीनों स्टेप हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, कंसीडर लेफ्ट ऑब्लिक राइट पार्ट ऑफ सेक्शन line and apply equilibrium equations सिग्मा x बराबर 0, सिग्मा y बराबर 0 एंड सिग्मा m बराबर 0। तो स्टूडेंट्स फिर से बहुत तेजी से रिपीट करते हैं सारी चीजों को। नंबर 1 रिएक्शन निकालनी है, एंगल निकालने हैं, और यहाँ पर रिएक्शन आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं, सिमेट्रिकल है तो अकॉर्डिंग टू द शेप और अकॉर्डिंग टू द लोड दोनों तरीके से सिमेट्रिकल होगा तो ही हम जो रिएक्शन है उसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि हमने निकाला था, HA0 आ गया था, ये 35 किलो न्यूटन, और RO की वैल्यू भी 35 किलो न्यूटन आ गई थी हमारी। दूसरा स्टेप क्या है कि टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स मार्क करने हैं आपको, लेकिन केवल उन मेंबर्स में जिनमें हमें फोर्स निकालना है केवल। इसमें पूरे के पूरे ट्रस में सारे मेंबरों में आपको फोर्स नहीं अप्लाई करना है। तीसरा, एक सेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है, उस सेक्शन लाइन के द्वारा आप चाहे 1000 मेंबर काट दें, लेकिन अननोन केवल 3 या 3 से कम होने चाहिए। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, कि सेक्शन लाइन उस ट्रस को दो पार्ट में डिवाइड कर देनी चाहिए। सेक्शन लाइन के द्वारा ट्रस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाना चाहिए, और उसमें उसके बाद आप किसी एक पार्ट को कंसीडर करके उसके लिए, उस पार्ट के लिए सिग्मा x0 सिग्मा y0 सिग्मा m0 लगा लेंगे तो आपके रिक्वायर्ड फोर्सेस निकल जाएंगे। चलिए अब इस मेथड के द्वारा हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शंस हमने निकाल ली, एंगल्स निकालने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इक्विलेटरल, ऑल ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल, तो सारे ट्राइंगल्स इक्विलेटरल हैं। इसका मतलब 60 डिग्री सारे के सारे एंगल हैं, और 7 into 4, क्योंकि ये 7 ट्राइंगल बने हैं, ये 7 है, बेस जो है वो 7 है, ट्राइंगल 7 नहीं है, बेस 7 है, और एक ट्राइंगल की जो एक साइड है वो 4 मीटर है, तो 4 + 4 + 4 ऐसे करके 7 into 4 करेंगे तो 28 मीटर ये टोटल डिस्टेंस आ गई आपके पास। तो सबसे पहले पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमने उनमें मार्क कर दिया, क्योंकि इन 3 मेंबर में हमें फोर्स निकालना है। अब इन तीनों मेंबरों के थ्रू एक सेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है, और उस सेक्शन लाइन के द्वारा जितने मेंबर कटे उनमें 3 अननोन होने चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए कि वो ट्रस जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाना चाहिए। तो यदि आप इस प्रकार से लाइन खींचेंगे तो मान लीजिए x डैश हमारी लाइन हो गई, सॉरी ये इस वाले में खींचेगा क्योंकि हमें तो ये 3 मेंबर निकालने हैं। तो x डैश आपकी सेक्शन लाइन हो गई, और इसके द्वारा ये दो पार्ट में डिवाइड भी हो गया। इसके बाद क्या करना था कि चाहे लेफ्ट वाला पार्ट चाहे राइट वाला पार्ट, कोई सा एक पार्ट हमें कंसीडर करना है। तो हम एग्जाम में कुछ इस प्रकार से करेंगे, कंसीडरिंग
लेफ्ट पार्ट ऑफ सेक्शन लाइन एक्स एक्स डैश, और इस लेफ्ट पार्ट को, इसके इधर वाले पार्ट को हम दोबारा से फिर से बनाएंगे। एग्जाम में आपको स्टूडेंट्स ऐसे ही बनाना है। हम यहाँ एफ जी तक आ गए हैं। अब ये वाले तीनों फोर्स जिनको इसने काटा है, तो ये वाला कौन सा फोर्स है? एफ एफ एच। तो यहां पर हम ऐसे लाइन बनाएंगे और ऐसे लिखेंगे एफ एफ एच। ये हमारा क्या है? एफ जी एच, एफ जी एच। और ये हमारा हो गया एफ जी आई, और ये हमारी सेक्शन लाइन हो गई एक्स एक्स, और ये एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री। और ये सारी की सारी डिस्टेंस आपको अभी बताई थी, इक्विलेटर ट्राइंगल है तो 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। अब इसके लिए आपको तीनों इक्वेशंस को यूज करना है। तो यदि आप सिग्मा एक्स बराबर 0 करेंगे, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एक तो एफ एफ एच, और इस एफ जी एच का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा एफ जी एच कॉस 60, तो प्लस का एफ जी एच कॉस 60 और एफ जी आई प्लस एफ जी आई इक्वल्स टू 0। तो सिग्मा एक्स बराबर 0 होगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर हम सिग्मा वाई बराबर 0 करेंगे। सिग्मा वाई बराबर 0, तो 35 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10, दिस माइनस 10, और इसका जो कंपोनेंट आएगा वर्टिकल वो ऐसा आएगा एफ जी एच साइन 60, तो प्लस का एफ जी एच साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो यहां से एफ जी एच इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 5, उधर चला गया, तो माइनस का 10 अपॉन √3 किलो न्यूटन। एंड सिग्मा एम इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो हम हमेशा उस जॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं जहां पर सबसे ज्यादा अननोन लगे हैं, और अननोन सबसे ज्यादा कहां पर लगे हैं? जी पॉइंट पर। तो जब हम जी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो सिग्मा एम जी इक्वल्स टू 0। तो जब इसके अबाउट मोमेंट लेंगे तो 35 इंटू 12, और यदि आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा तो पॉजिटिव, तो 35 इंटू 12, इसको देखेंगे तो ये यहां से पास होगा, और क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल तो ऊपर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 2 मीटर और 2 मीटर हो जाएगी, तो ये भी 2 मीटर ये भी 2 मीटर, तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 2 10, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो माइनस का 10 इंटू 10 माइनस का 10 इंटू 6 कैसे? जब ये वाले का मोमेंट लेंगे आप तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और माइनस का 10 इंटू 2, क्योंकि जब इस वाले का मोमेंट लेंगे तो ये केवल 2 मीटर रह जाएगा। अब आपका एक फोर्स बचा, कौन सा?
एफ एफ एच। तो जब एफ एफ एच यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो मान लीजिए ये डिस्टेंस y है, तो अभी हम एफ एफ एच इंटू वाई, और ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस का एफ एफ एच इंटू वाई इक्वल्स टू 0। अब केवल आपको y डिस्टेंस निकालनी है, और अभी यदि आप देखें यहां ये भी y होगी, ये भी y होगी, ये भी y होगी, और ये जो ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल है तो ये 4 मीटर है, ये आपने 2 मीटर अभी निकाला क्योंकि परपेंडिकुलर डालोगे तो यहाँ पर ये बाइसेक्ट हो जाएगा, इक्विलेटर ट्राइंगल है। तो y की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं कि y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 4, तो अंडर रूट 12 या 2 अंडर रूट 3। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास। y की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आपका एफ एफ एच आ जाएगा, और एफ एफ एच और एफ जी एच इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका एफ जी आई आ जाएगा। तो देखा आपने, केवल 3 लाइन लिख करके आपने कि उन 3 मेंबरों में फोर्स निकाल दिया। यदि आप मेथड ऑफ सेक्शंस को ना जानते तो यदि इस तरफ से जॉइंट मेथड ऑफ जॉइंट शुरू करते तो 1 2 3 4 5 6 7 फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ते, तब जाकर के ये हमारे तीनों मेंबरों में फोर्स निकल के आता। अब आपके मन में कुछ ऐसे विचार आ रहे होंगे कि यदि ये होता तो कैसे निकालेंगे, यदि वो होगा तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए अभी मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, और अभी आपको 1-2 चीजें और बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक लॉजिक पकड़िएगा इस क्वेश्चन से कि किसी भी ट्रस में यदि ऊपर वाले मेंबर में फोर्स निकालना है तो उसके सामने वाले जॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लो सीधे सीधे, जो कि मुझे यहां से पता लगा कि मैंने जी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लिया तो उसके बिल्कुल सामने वाला जो मेंबर है ऊपर जी के अबाउट मूवमेंट लिया तो एफ एफ एच आ गया। देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप? तो इस लॉजिक को ही पकड़ के हम आगे के कुछ चीजों को और समझेंगे। अदरवाइज जो इंक्लाइंड मेंबर होगा, इंक्लाइंड मतलब ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, उसके लिए आपको हमेशा सिग्मा एक्स 0 सिग्मा वाई 0 करना ही पड़ेगा। लेकिन किसी भी ट्रस में यदि ऊपर वाले मेंबर में या नीचे वाले मेंबर में पूछा है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो उनके लिए आपको सिग्मा एक्स 0 सिग्मा वाई 0 मूवमेंट बराबर 0 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक केवल ये लाइन लिख करके आप सीधे उसी मेंबर में फोर्स निकाल सकते हैं। समझते हैं कि यदि कुछ और तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा मरोड़ा होता तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आपके दिमाग में आ रही होगी कि जी आपने वही मेंबर लिए जिनमें फोर्स निकालना था, वो तीनों मेंबर कट गए और जी आपका ये ट्रस भी अलग अलग हो गया। कुछ मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा हुआ है, इफ क्या पूछा है उसने, फाइंड फोर्सेस इन एफ एच एच जे JL और KM, सपोज इन 4 मेंबरों में पूछा है। तो स्टूडेंट्स FH को निकालने के लिए तो यही सेक्शन करना पड़ेगा, लेकिन यदि हम HJ की बात करें, HJ मेंबर, तो हमें सेक्शन यहां से पास करना पड़ेगा। राइट? और सेक्शन जब यहां से पास कर देंगे आप, तो इसके राइट साइड वाला पार्ट ले लीजिए, और राइट साइड वाले पार्ट को सिग्मा m बराबर 0 करके आपके पास सीधे सीधे कौन सा आ जाएगा, HJ निकल के आ जाएगा। और किसके अबाउट मूवमेंट लेंगे आप? यदि लेफ्ट पार्ट ले रहे हैं तो I के अबाउट, और यदि राइट पार्ट ले रहे हैं तो K के अबाउट। तो आप करके देखिएगा इन क्वेश्चंस को। यदि राइट पार्ट ले रहे हैं तो K के अबाउट, या आप कह सकते हैं सिग्मा m K बराबर 0।
और यदि लेफ्ट पार्ट ले रहे हैं आप तो सिग्मा एम आई बराबर 0। और जब आप इसको सेक्शन करेंगे तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि तीनों के तीनों में मार्क तो कर दीजिए, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे सिर्फ पूछा है एच जे। तो हम इस पॉइंट के अबाउट सीधे मोमेंट ले लेंगे तो ये वाला मेंबर, इस वाले मेंबर में फोर्स निकल के आ जाएगा, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जेएल, आप जेएल के लिए यहां से सेक्शन कर दीजिए, लेफ्ट या राइट वाला पार्ट ले लीजिए जो आपको आसान लगे, और जेएल के लिए के अबाउट मोमेंट ले लीजिए या इधर एम के अबाउट मोमेंट ले लीजिए। तो या तो सिग्मा एम के बराबर 0 लेफ्ट पार्ट के लिए, या सिग्मा एम एम बराबर 0 राइट पार्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इन सब की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप मेथड ऑफ सेक्शन में अपने आप को बहुत बेहतर समझेंगे और एग्जाम में आने वाले किसी भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि हमें अपने सभी स्टेप्स को कायदे से लगाना है और अपनी कैलकुलेशंस को थोड़ा छोटा करते हुए सिमेट्रिकल में दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि वो अकॉर्डिंग टू द शेप और अकॉर्डिंग टू द लोड दोनों के अकॉर्डिंगली सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए। तो यदि यहाँ तक आप ट्रस के मेथड ऑफ सेक्शन तक को समझ लेते हैं और आगे जो आने वाली वीडियो हैं कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वायरमेंट की थी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द भेज रहा हूँ, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो वेट करिए स्टूडेंट्स, 1 या 2 दिन में आपको ये वीडियो मिलेगी। और ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।